हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और शुरू करने वाले हैं आज अपने क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 2। चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों हम सरल रेखा में गति। और पहले वीडियो में हमने ये जाना कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यांत्रिकी क्या होती है, यांत्रिकी की कितनी शाखाएँ हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वस्तुओं की गति की, वस्तुओं के विराम की, और इसी के अध्ययन को बोलते हैं यांत्रिकी। अगर केवल वस्तु के विराम की अध्ययन करना है तो हम कहते हैं कि इसको स्थितिकी में पढ़ेंगे। अगर वस्तु की गति का अध्ययन करना है लेकिन गति के कारणों का अध्ययन नहीं करना तो हम बात करते हैं गति विज्ञान की। लेकिन अगर गति के साथ साथ गति क्यों हो रही है, गति के कारणों का भी अध्ययन करना है तो हम पढ़ेंगे गति की। ये मैंने पहले वीडियो में बात की है। पहले वीडियो के लास्ट में बच्चों हमने जाते जाते पढ़ा था कि विस्थापन और दूरी क्या है, या दूरी विस्थापन क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है। आज के वीडियो में फिर से हम डिटेल में शुरू करेंगे दूरी और विस्थापन पढ़ना। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे दूरी निकाली जाती है, विस्थापन कैसे निकाला जाता है, दोनों में क्या अंतर है। आज के वीडियो में हम सारी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले दूरी। दूरी को बच्चों बोला जाता है डिस्टेंस। इंग्लिश टर्म जरूर लिख लिया करें भाई आप। ये दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। होते क्या है दूरी, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये हमारा घर है, इस घर से चल के हम किसी जगह पहुँचे, मान लीजिए हम स्कूल में पहुँच गए हैं। तो इस घर से स्कूल जाते टाइम आप कोई सा रास्ता लेते होंगे, कोई किसी ना किसी रास्ते से जाते होंगे। मान लीजिए ये वो रास्ता है जिससे आप स्कूल गए। बिल्कुल सीधा रास्ता तो नहीं है, हो सकता है कि बिल्कुल सीधा रास्ता भी हो, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि कोई मोड़ जरूर होगा। मैंने ऐसा रास्ता बना दिया। ये जो रास्ता आपने तय किया है, जिस रास्ते से चल के आप घर से स्कूल पहुँचे हैं, इस रास्ते की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। इसके अलावा दूरी की कोई परिभाषा नहीं है। आप मान लीजिए एक रास्ता और है, आप यहाँ से चल के स्कूल पहुँचे। अब दूसरे रास्ते की जो लंबाई है उसको दूरी बोल लेंगे। मान लीजिए आप जो भी पथ तय करेंगे, जिस भी रास्ते से आप जाएंगे, उसकी पूरी लंबाई को अगर हम माप लें, उस लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक होता है बच्चों, मापते कैसे हैं? मीटर्स में। इसका जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, जो दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसमें हम विमीय सूत्र की बात करते हैं। इसका विमीय सूत्र है एल मतलब लेंथ। हमने कहा ये कैसी राशि है, तो हमें पता चला कि ये एक अदिश राशि है। अगले चैप्टर में बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में हम अदिश और सदिश राशियों के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल अपने दिमाग में इतनी बात आप डाल लेंगे कि जिन राशियों के पास दिशा नहीं होती उनको अदिश राशि कहते हैं, और जिनके पास दिशा होती है उनको सदिश राशि कहते हैं। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। हमने कहा ये एक अदिश राशि है। इसके बाद आता है बच्चों विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझिए आप ध्यान से। मान लीजिए आपने किसी बिंदु ए से चलना शुरू किया और चल के आप किसी बिंदु बी पे पहुंचे। बच्चों हम जिस बिंदु से चलना शुरू करते हैं उसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जिस बिंदु पे हम पहुंचते हैं, जिस बिंदु पे हमारी यात्रा समाप्त होती है, उसको बोलते हैं बच्चों अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति, ठीक है जी। जहाँ से चलना शुरू किया उसको बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, जहाँ खत्म करेंगे अपनी यात्रा को उसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। जब हम ए से बी जाते हैं तो ये हमने रास्ता तय किया है, इसकी लंबाई को हमने कहा कि इसको दूरी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इस ए और बी के बीच की सबसे कम दूरी की बात करूं, ए और बी के बीच की सबसे कम दूरी क्या होगी? एक सरल रेखा होगी, बिल्कुल सीधी रेखा होगी। एक सीधी रेखा से कम दूरी नहीं हो सकती कोई भी। जब हम बिंदु ए और बिंदु बी मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, उस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखना है, ये हमेशा एक सीधी रेखा होगी, ये कोई मोड़ वाली रेखा नहीं होगी, कोई कर्व नहीं, कोई वक्र रेखा नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं इसका भी मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है मीटर, क्योंकि ये भी एक लंबाई है तो मात्रक मीटर होगा। इसका भी v में सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ऐसे हम लिखते हैं, L मतलब लेंथ। फर्क ये है कि ये जो राशि है विस्थापन, ये एक सदिश राशि है, मतलब इसके पास दिशा होगी। कैसी राशि है ये, सदिश राशि। दोनों में ये फर्क है, दूरी अदिश राशि है, ये विस्थापन सदिश राशि है। दूरी किसी तय किए गए रास्ते की पूरी लंबाई को दूरी बोलते हैं, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। चलिए, एग्जाम में कभी कभी आपके स्कूल के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इनके बीच अंतर लीजिए, क्या क्या अंतर होते हैं। आइए बात कर लेते हैं विस्थापन और दूरी के बीच का अंतर। हेडिंग लगानी है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे दूरी और एक तरफ लिखेंगे बच्चों विस्थापन। मैंने लिखा। जो इसका पहला अंतर होगा बच्चों, वो इसकी परिभाषा है। आप यहाँ लिख देंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा, यहाँ परिभाषा लिख देनी है दोनों की, वो ही इसका पहला अंतर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा लिख देंगे बच्चों कि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। और ये कैसी है, ये है सदिश राशि। अगले चैप्टर में हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे समझ आएगा कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अभी फिलहाल इतना ही, जिनके पास दिशा नहीं है अदिश राशि, जिनके पास दिशा होती है सदिश राशि। थोड़ा सा अलग होता है ये, मैंने वैसे ही बता दिया कि सिर्फ दिशा होने से सदिश राशि हो जाती है, लेकिन आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ राशियाँ ऐसी भी हैं जिनके पास दिशा है लेकिन वे फिर भी सदिश राशि नहीं है। लेकिन अभी इतना जानने जरूरी है बस कि जिनके पास दिशा होती है उनको सदिश राशियाँ बोलते हैं। तीसरा अंतर बच्चों, तीसरा अंतर ये है कि जो दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, जबकि जो हमारा विस्थापन है, विस्थापन हमारा जो होता है वो ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ये हमारे तीन अंतर इनके हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो मैंने लिखा कि दूरी सदैव धनात्मक होते हैं, इसका मतलब क्या है। दूरी के धनात्मक होने का मतलब इतना है बच्चों, मान लीजिए आप एक बिंदु A से चलते हैं और B तक जाते हैं, और मान लीजिए आपने ये 10 मीटर का रास्ता चला। अब मैंने सीधा रास्ता बना लिया, हो सकता है ये ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हम चले कितना है 10 मीटर। तो कभी भी ये हम ये नहीं कह सकते कि हमने -10 मीटर की दूरी चली है, क्योंकि माइनस जैसी दूरी कोई होती ही नहीं है। दूरी सदैव कैसी होगी, धनात्मक। ये जीरो भी नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि अगर मैंने चलना शुरू कर दिया एक बार तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं चलूं और मैंने कोई दूरी तय ही ना की हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप ना ही चलें अपनी स्थिति से, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसने कितनी दूरी तय की है, 0, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर एक बार वस्तु ने चलना शुरू कर दिया तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी, प्लस होगी, पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। लेकिन हमारा जो विस्थापन है ये ऋणात्मक, धनात्मक, 0 कुछ भी हो सकता है। कैसे, एक बात समझ लेते हैं बच्चों। जब अगला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हम सदिश की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि सदिशों की दिशा विपरीत कर देने में, मान लीजिए एक सदिश है A सदिश, वेक्टर A बोलते हैं, और इसकी दिशा ये है।
अगर मैं इसकी दिशा पलट दूं, मतलब इसको बिल्कुल उल्टा कर दूं, ऐसे कर दूं, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ए वेक्टर। मतलब किसी सदिश की दिशा विपरीत कर देने पर, 180 डिग्री उल्टा कर देने पर उसका साइन बदल जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। अगर पहले धनात्मक था तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक था तो धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब दिशा बदलने का प्रभाव पड़ता है उसके साइन पर। तो हमें पता है कि हमारा विस्थापन एक सदिश राशि है, मतलब इसकी दिशा होगी और इसकी दिशा बदलने पर इसका मान बदल जाएगा। मैंने कहा कि मान लेते हैं हम ए से गए बी बिंदु पर और हमने चला 10 मीटर, तो हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं अब कहूँ कि हम फिर बी से ए आए, चला तो हमने फिर 10 मीटर है, लेकिन अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 10 मीटर। क्या यहाँ इसका मतलब ये है कि हमने माइनस 10 मीटर चला है? नहीं, चला बच्चों हमने 10 मीटर ही है। ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि आप जिस दिशा में पहले जा रहे थे अब आप उसके विपरीत दिशा में चल रहे हो। मान लीजिए ए से बी जाते हुए आप उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में गए और मैंने कहा कि आपने चला 10 मीटर, लेकिन जब मैं ये बोलूँगा कि मैंने माइनस 10 मीटर चला है तो उसका मतलब है कि मैं अब दक्षिण से उत्तर चलूँगा। जैसे ही हम दिशा को विपरीत कर देंगे तो माइनस एकदम से टपक पड़ेगा, ये माइनस 10 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब विस्थापन प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। बात समझ आ गई है? हमने कहा ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई ए से बी गए और वापस बी से ए आ गए हैं हम, अब बताओ कितना विस्थापन? आप कहेंगे कि विस्थापन तो क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चले कहाँ से थे? ए से। आ भी कहाँ गए हैं? ए पर। ए से चल के वापस ए पे आ गए हैं, तो दोनों बिंदु एक ही हो गए, प्रारंभिक भी और अंतिम भी। तो इसका मतलब एक ही बिंदु प्रारंभिक बिंदु बन गया और वो ही अंतिम बिंदु बन गया, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 0। इसका मतलब अगर मैं किसी बिंदु ए से चल के कहीं घूम घाम के वापस ए पर आ जाऊं तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 विस्थापन हो जाएगा। मतलब हमारा जो विस्थापन है वो ऋणात्मक, 0 या धनात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होगी। हाँ, दूरी 0 तब हो सकती है जब अगर हम चलना ही शुरू ना करें, जहाँ थे वहीं खड़े रहें, तब हम कहेंगे कि दूरी कितनी है? 0 है। यही इनके बीच का अंतर है, यही इनके बीच की मैंने आपकी बातें लिखवा दी। एक बात और बताएंगे हम इसके बारे में और आप भी ध्यान से देखेंगे। एक नोट डाल के लिख लेना या जैसे भी लिखना चाहो आप लिख लेना कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन का परिमाण, बच्चों मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ परिमाण। आप सब जानते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि के पास परिमाण होता है और दिशा होती है। अगर मैं दिशा को छोड़ के केवल परिमाण की बात करूं, हो सकता है अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा हो परिमाण दिशा, लेकिन जब आप सदिश वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो आसान लगेगा। हाँ, ऐसा हो सकता था कि हम पहले सदिश ही पढ़ लेते, लेकिन बच्चों क्योंकि सदिश चौथे चैप्टर में है तो हम एक फ्लो में पढ़ना चाहते हैं कि हम पहले तीसरा चैप्टर पढ़ें फिर चौथा। लेकिन हाँ, ऐसा कर सकते थे कि अगर सिलेबस में पहले ये होता तो फिर आसान रहता हमें। हमने कहा कि सदिश राशियों के पास परिमाण होता है और दिशा होती है, तो अगर मैं दिशा को छोड़ दूं और खाली विस्थापन के परिमाण की बात करूं तो विस्थापन का परिमाण हमेशा सदैव दूरी के बराबर या दूरी से कम होता है, दूरी के बराबर या दूरी से कम होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो विस्थापन होता है, परिमाण को ऐसे लिखते हैं बच्चों हम 2 डंडे लगा के, मॉडुलस बोलते हैं इसको, या तो ये कम होगा या ये बराबर होगा किससे? दूरी से। ठीक है जी, समझ लेते हैं इसको भी कि मैं ये बात जो मैंने बोली है ये कैसे है, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमने फिर से कहा कि मान लीजिए हम एक बिंदु ए से चल के बी तक पहुँचे और मैं ऐसे चल के ऐसे पहुंचा। मैंने कहा ये मैंने कितना चला? 20 मीटर। मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर दूरी है। तो मुझे एक बात बता दो, अगर ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी देखी जाए जिसको विस्थापन कहते हैं तो 20 से कम होगी। जब मैं पहले ही बोल रहा हूँ ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो जो विस्थापन होगा वो 20 से कम ही होगा। मान लीजिए 15 मीटर है, तो हमें यहाँ से पता चला कि जो विस्थापन होता है वो हमेशा किससे कम होता है? दूरी से। ठीक है, लेकिन
अगर मैं बिल्कुल एक सीधे रास्ते पे चलूँ ए से बी, एक ही दिशा में, मतलब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो ए से बी ही जाता रहूँ, बी से ए ना आऊँ ना इधर उधर मुड़ूँ, कहीं बिल्कुल सीधी रेखा पे चलूँ एक ही दिशा में, तो मैंने कहूँगा ए से बी तक कितना चला 10 मीटर। और क्या यही इनके बीच की न्यूनतम दूरी है? तो यही दूरी बनेगी और यही बनेगा विस्थापन। इसका मतलब अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे चले, एक सरल रेखा पे चले और दिशा ना बदले, सीधा चलता रहे, बिल्कुल वापस आने की कोशिश भी ना करे, तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, या वापस लौट के आ रहा है उसी रास्ते पे, तो हम कहेंगे कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन से अधिक होगी। मतलब विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है दूरी और विस्थापन का। लेकिन बच्चों कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बहुत आसान से सवाल से शुरू करेंगे और फिर मैं आपको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, जो व्रत वाले होते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। और पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। हमने कहा कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एक्स अक्ष पर, ऐसे लिखते हैं हिंदी में और अच्छे, एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब दिशा में, एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। वह x बराबर 2 से चलकर 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर से चलकर x बराबर 11 मीटर तक जाता है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों। एक एक्स अक्ष बनाएंगे आप सब जानते हैं। यहाँ x = 0 ले लेते हैं। चले कहाँ से है? x बराबर 2 से। x बराबर 2 यहाँ मान लिया और ये x बराबर 11 मान लिया। मापने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से लिख सकते हैं कि x बराबर 11 वहाँ है। जहाँ से चला उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और जहाँ पहुँचे उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। हमें दूरी ज्ञात करनी है भाई। तो आप सब जानते हैं दूरी कैसे निकाल लें। 11 में से 2 को घटा देंगे। 11 - 2 कितना आ गया? 9 मीटर। इसका मतलब वस्तु उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की? 9 मीटर। सीधी रेखा में चल रहा है। विस्थापन निकालने को कहा तो विस्थापन 2 तरीके से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालो, उसी को तो विस्थापन बोलते हैं हम। आपने कहा भाई न्यूनतम दूरी तो सीधी रेखा होती है और ये तो खुद में एक सीधी रेखा है, तो 11 में से 2 गए तो ये भी कितना आ गया? 9 मीटर आ गया है। ठीक है जी। हमने कहा कि इस वाले सवाल में दूरी और विस्थापन बराबर हैं क्योंकि व्यक्ति ने एक ही दिशा में गति की है, सीधी रेखा में दिशा की है और उसने अपनी गति की है और अब उसने अपनी दिशा बदलने की कोशिश नहीं की, इसलिए दूरी और विस्थापन बराबर हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम जानते हैं कि अगर विस्थापन निकालना है तो हम क्या करते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अंतिम दूरी, वो न्यूनतम दूरी कैसे लिखेंगे? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु क्या है? 11। x नहीं लिखेंगे, बस 11 लिखेंगे। -2 कितना आ गया? 9 मीटर। चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें, ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। थोड़ा सा बदलते हैं इस सवाल को कि कोई व्यक्ति x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। x बराबर -2 मीटर से चलकर x बराबर 7 मीटर तक जाता है। वह बदल देते हैं, वह वापस x बराबर 5 पर लौट आता है। सवाल बहुत तरीके के बन सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा भाई। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। फिर से आप जल्दी से एक x अक्ष बना लेंगे। यहाँ x बराबर -2 है तो हम कहेंगे कि x बराबर 0 है, इसको बोल देंगे x बराबर -2।
x बराबर 7 पे गया तो हमने कहा ये x बराबर 7 मान लिया, वापस x बराबर 5 पे आता है तो हमने इसको x बराबर 5 मान लिया। अब आप ये कोशिश करेंगे कि हम ये देख पाएंगे चले कहाँ से है, पहुँचे कहाँ हैं, प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है। आपने कहा भाई x बराबर -2 से चलना शुरू किया, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, और जहां हम पहुंचे x बराबर 5 पर वो क्या है, हमारा अंतिम बिंदु। अब आप एक ध्यान रखें इस पर, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ आना चाहिए कि व्यक्ति ने अपनी दिशा बदली है, पहले ऐसे गया है फिर वो वापस आया है, तो यहाँ दूरी और विस्थापन आपस में बराबर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूरी कैसे निकाल लें, दूरी निकालने के लिए जो रास्ता हमने चलाया उसकी पूरी लंबाई हमें निकालनी है। हम O से चले, फिर यहाँ से होते होते हम A पे पहुँचे मूल बिंदु पे, फिर हम 7 पे पहुँचे, B पे पहुँचे, O से चले A पे पहुँचे B, और वापस हम C पे आ गए। ये पूरी लंबाई हमें निकालनी है। पहले O से A गए तो OA, A से B गए तो AB, और B से वापस C पे आए तो ये BC। OA कितना है, -2 और 0 के बीच की दूरी 2। यहाँ प्लस माइनस नहीं देखेंगे बच्चों, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, यहाँ प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। A से B, ये 0 और ये 7, तो 0 और 7 के बीच की दूरी 7। B से C, 7 से 5 गए तो आ जाएगा 2, 2 और 2 4 और 7 11, तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 11 मीटर। अब हमें निकालना है बच्चों विस्थापन। क्या निकालना है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और न्यूनतम बिंदु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दो मुझे कितनी है। x-2 से x बराबर 0 गए तो 2 ये और 5 ये, 7 मीटर ये आ गया है, तो हमारा आंसर आ गया 7 मीटर। या ऐसे कर सकते हैं, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। भाई अंतिम बिंदु कितना है, अंतिम बिंदु है 5, माइनस प्रारंभिक बिंदु कितना है, -2, 5 माइनस माइनस प्लस 2, यह आ गया 7 मीटर। कैसे भी करो आंसर वही आएगा। ये 2 सवाल मैंने आपको वैसे कराए बच्चों जिनमें व्यक्ति एक सीधी रेखा पे गति कर रहा है, पहले में उसने दिशा नहीं बदली, सीधा चलता गया, तो विस्थापन और दूरी आपस में बराबर हो गए। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे सवाल में व्यक्ति आगे चल के फिर वापस पीछे आया, तो दूरी तो उसने ज़्यादा तय की लेकिन उसका विस्थापन कम हो गया। ठीक है, बात समझ आई है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये त्रिभुज वाला करा देता हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन, कि एक त्रिभुज है ABC, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति A से चलता है B पर, B से चल के पहुंचता है C पर। उसने कहा कि व्यक्ति द्वारा चली गई, लिख लेना खुद, अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम। कोई व्यक्ति A से B जाता है, B से C जाता है। A से B जाते टाइम वो दूरी करता है तय 3 मीटर और B से C करता है 4 मीटर। तो उसने कहा व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बताओ और व्यक्ति का विस्थापन बताओ। तो यहाँ से दूरी आ जाएगी बच्चों आपकी, A से B गया तो AB, B से C गया तो BC, A से B में है 3 मीटर, B से C है 4 मीटर, तो दूरी चली है व्यक्ति ने 7 मीटर। जब भी दूरी निकालनी हो पूरे रास्ते की लंबाई निकाल लो जिस रास्ते से हम गए हैं। लेकिन जब विस्थापन निकालना हो बच्चों, विस्थापन निकालना हो तो विस्थापन निकालने के लिए हम देखते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। चले कहाँ से है, A से प्रारंभिक बिंदु, पहुँचे कहाँ है, C पर अंतिम बिंदु। इसके बीच की न्यूनतम दूरी होती है एक सरल रेखा जो कि ये है, मतलब ये इसका विस्थापन होगा। मतलब कौन, AC। यहाँ से हम देख रहे, हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अंडर रूट आधार का वर्ग 3 का वर्ग लंब का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और यह आ जाएगा 5 मीटर। मतलब विस्थापन कितना है, 5 मीटर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि विस्थापन दूरी से कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ एक सीधी रेखा पे उसने गति नहीं की है, व्यक्ति ने अपनी दिशा बदली है, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, इसलिए यहाँ दूरी ज़्यादा है और विस्थापन कम है। पाइथागोरस थ्योरम लगी है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में भी दिक्कत है फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में।
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही मैंने यहाँ किया है। ये इसका कर्ण था, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है। वैसे मैं ये कह नहीं सकता कि ये आधार और लंब है क्योंकि मुझे कोण का नहीं पता है। अगर ये कोण में थीटा मान लूँ तो कोण के साथ लगने वाली भुजा होती है आधार, कोण के सामने होता है लंब, और 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन होता है, कर्ण। ऐसे हम किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण की पहचान करते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं वृत्त वाले क्वेश्चन। वृत्त में मैं आपको 4 तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर इसकी वीडियो को हम खत्म करेंगे और इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन दिशा वाले आते हैं भाई दूरी विस्थापन में, भी हम तभी कर पाएंगे जब हम सदिश पढ़ लेंगे, तो सदिश में मैं उनको कराऊंगा आपको। चौथा क्वेश्चन आज का, हमें कहा गया हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है और यहाँ एक बिंदु A है। कोई व्यक्ति, ऐसा मान लेते हैं कि ये 7 मीटर त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। कोई व्यक्ति A से चलना प्रारंभ करता है, घूम के जाता है B पर ऐसे, फिर जाता है C पर, फिर आता है D पर और वापस आ जाता है A पर। उसने कहा A से चलकर A तक एक पूर्ण चक्कर में व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा, जो भी आप माने, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। A से चलकर A तक एक चक्कर पूरा हो गया, हमने कहा बताओ दूरी। बच्चों आपने वृत्त, अगर आप क्लास 11 में आ गए हैं, कक्षा 11 में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी वृत्त ना पढ़ा हो। और ये भी पढ़ा होगा कि इस लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, अगर एक चक्कर पूरा कर लिया जाए। एक चक्कर पूरा करने को क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि होती है बच्चों 2πr। पाई का मान 22/7, मैंने r की वैल्यू बहुत आसान से ली है 7, तो 7 से गया 7 तो यह आ जाएगा 44 मीटर। मतलब हमारे इस व्यक्ति ने जब इस वृत्त पे चलना शुरू किया तो उसने एक चक्कर में कितनी दूरी तय की, 44 मीटर। जब बात विस्थापन की आई बच्चों, तो हमें पता चला कि यार जहाँ से चला था वहीं लास्ट में पहुँच गया है, मतलब यही अंतिम बिंदु हो गया है, यही प्रारंभिक बिंदु। और अगर यही अंतिम बिंदु, यही प्रारंभिक बिंदु, तो इसके बीच की दूरी 0, तो इसका मतलब पूरे एक चक्कर में वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक उसी बिंदु से चल के उसी बिंदु पे वापस लौट आए, जिस बिंदु से चला वापस उसी बिंदु पे लौट आए, तो उस वस्तु का विस्थापन हमेशा 0 होगा। क्लियर है बात। चलिए इसी का दूसरा पार्ट बना लेते हैं कि अगर वस्तु A से चल के C पे पहुंचे, आधा चक्कर पूरा करे। ये पूरा चक्कर था, अब बात कर लेते हैं आधे चक्कर की। A से चलकर C तक एक अर्ध चक्र में, अर्ध मतलब आधे चक्कर में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे कि ये जो दूरी है ये पूरे चक्कर का आधा है। पूरा चक्कर होता है बच्चों 2πr और उसका आधा हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से गया 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, 7 से गया 7, तो यह आ गया 22 मीटर। तो A से B तक से होते हुए C तक पहुंचने में व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, 22 मीटर, आधा चक्कर। लेकिन जब बात करेंगे विस्थापन की, बात करेंगे किसकी, विस्थापन की, तो हम कहेंगे बच्चों कि विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो हमने कहा ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, और इनके बीच की सबसे कम दूरी ये है जो कि इस वृत्त का व्यास है, और व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या है 7, यह आ गया 14 मीटर। दूरी आई 22 मीटर, विस्थापन आया 14 मीटर। ठीक है, इसी को तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर A से चल के B तक पहुंचा जाए, A से चल के B तक, अब ये चक्कर कितना होगा, 1/4, तो हम कहेंगे तक 1/4 चक्कर, 1/4 चक्कर में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे कि जो दूरी होगी बच्चों, दूरी हो जाएगी पूरा चक्कर 2πr का, उसका चौथा हिस्सा 4 से भाग कर देंगे, 2 से गया 1/2,
पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से गया 7, 2 से गया 22, कितना 11 मीटर। लेकिन जब बात करेंगे विस्थापन की, जब बात करेंगे विस्थापन की, तो हम कहेंगे कि विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि एक सरल रेखा होती है, ये इसका विस्थापन है। तो बच्चों ये बना इसका, ये बना एक त्रिभुज जिसमें ये कर्ण है, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, या इसको लंब मान आधार मान लो, इसको लंब मान लो। तो हम कहेंगे अंडर रूट, कर्ण मुझे निकालना, ये भी 7 है, ये भी 7, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 49 98, 98 हो गया। 98 को लिख सकते हैं 2 गुना 49, 49 बार आ जाएगा 7, अंदर बचेगा रूट 2, तो आ जाएगा इतने मीटर। तो विस्थापन कितना आ गया है हमारा 7 अंडर रूट 2 मीटर का विस्थापन किया है वस्तु ने, जब वो ए से चल के कहाँ पहुँची है, बी पर। ठीक है, ये हमने वृत्त के केस में वृत्त के वाले 3 केस किए, जब एक पूरा चक्कर हो, जब एक आधा चक्कर हो, और जब 1/4 चक्कर हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, जब हमें ये पता ही ना हो कि चक्कर हुआ कितना है, आधा चक्कर, पूरा चक्कर या 1/4 चक्कर, हमें कुछ भी नहीं पता है, बस ये पता है कि वस्तु एक वृत्त पे चल रही है और ए से चल के बी पहुँच गई है। तब हम कैसे किया जाए, इसको जो भी नंबर आपका बने बना लेना। ये हमने कहा ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या अभी ऐसा कर लेते हैं, इस वाले में इसको R ही मान लेते हैं। एक वस्तु A से चल के B पे पहुंचती है और हमें नहीं पता ये कितना चक्कर है। देखो, बस ये पता है कि ये वस्तु कितना कोण घूमी है, थीटा कोण घूमी है। A से चल के B पहुंची, कितना कोण घूम गई, थीटा। हमें कहा गया कि भाई आप दूरी व विस्थापन ज्ञात करो, दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। आपने कहा ठीक है कर देंगे। ये है बच्चों दूरी, ए से चले बी तक पहुंचे, जो रास्ता हमने लिया उसकी लंबाई निकाल दो, क्या आ जाएगा, दूरी। क्या आपको पता है ये एक चाप है, आप सबको पता होगा वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा, अगर हम परिधि का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें तो उसको चाप बोलते हैं। तो इसका मतलब ये ऐसा बना, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये एंगल थीटा है और ये त्रिज्या आर है। मुझे ये निकालना है, तो ये है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। मैं आपको एक फॉर्मूला, एक सूत्र बताने वाला हूँ, अगर पहले कभी सुना है तो ठीक, नहीं सुना है तो लिख लेना कहीं, कि एक सूत्र होता है बच्चों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण होता है चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ से चाप किस क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कोण गुणा त्रिज्या, कोण गुणा त्रिज्या। और ये कहा जाता है कि ये कोण आपको रेडियन में मापना है, किसमें, रेडियन में, ना कि अंश में। जैसे आप कह देते हैं 60 अंश या 60 डिग्री, वो डिग्री है। कोण मापने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप डिग्री में मापते हैं ऐसे लिख के कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, अंश भी बोलते हैं इसको, या रेडियन में कि π/3 रेडियन, π/6 रेडियन। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जो कोण माप रहे हैं वो हमेशा रेडियन में हो, ना कि अंश में। अगर आप यहाँ 60 डिग्री ऐसे लिख देंगे तो ये आंसर गलत आ जाएगा। आपको यहाँ 60 डिग्री ना लिख के π/3 लिखना पड़ेगा, रेडियन में लिखना पड़ेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो भाई चाप की लंबाई कितनी होगी, AB, ये हमारी दूरी आ जाएगी, दूरी AB। कोण कितना है हमारा, थीटा। रेडियन को ऐसे लिखते हैं कि उसके सर के ऊपर C लिख देते हैं, तो हम समझ गए कि ये कोण है और किस में मापा गया है, रेडियन में। और त्रिज्या कितनी है, R, ये निकल के आई बच्चों हमारी दूरी। ये तब की है जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमने आधा चक्कर पूरा किया है या 1 चक्कर है या 1/4, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता है कि हाँ वस्तु चल रही है और चल के ए से बी पहुंची है और कितना एंगल घूमी है, थीटा, कितना कोण घूमी है, थीटा। ऐसे करके हम निकाल लेंगे। कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं रेडियन और डिग्री की। जो 180 डिग्री होता है वो बच्चों पाई रेडियन के बराबर होता है। सी का मतलब है रेडियन, इसका मतलब है अंश या डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होता है,
पाई रेडियन के। अगर आप कहें कि 90 डिग्री निकाल लो, मतलब इसका आधा करो, तो इधर भी आधा हो जाएगा π/2 रेडियन। अगर आप कहो कि इसका भी आधा कर दो 45 डिग्री, तो इसका भी आधा कर देंगे π/4 रेडियन। ठीक है। अगर मैं आप मुझसे कहो कि 60 डिग्री निकाल लो, तो 180 में अगर मैं 3 से भाग कर दूं, 180 को 3 से भाग कर दूं तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो इधर भी 3 से भाग करना पड़ेगा π/3 रेडियन। ये मैथ्स की बातें हैं, क्लास 11th में मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दिया। अगर मैं कहूँ 30 डिग्री निकाल लो, तो आप कहोगे कि 60 को 2 से फिर भाग कर दो तो 30 आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से भाग करूँगा तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो जाएगा π/6 रेडियन, जो मैं यहाँ लिखा था। ऐसे करके आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं या रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। ध्यान रखेंगे कोण बराबर चाप/3 त्रिज्या, और जो कोण होगा वो किस में मापा जाएगा, रेडियन में। अब बात करेंगे कि अगर हमें इसका विस्थापन निकालना पड़े, और यही आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल पार्ट होगा। इतना मुश्किल नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ यूज़ करूँगा सदिश के कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। मैं ऐसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अभी आपको अभी समझ आ जाए, लेकिन फिर भी समझ ना आया बच्चों, थोड़ा बहुत डाउट रहा, या तो वीडियो को दोबारा और देख लेना, या ऐसा करना कि जब हम सदिश पढ़ लें वापस इसको लौट के देखना, फिर बिल्कुल एक बार में तुम्हें समझ आ जाएगा। हमने कहा विस्थापन निकाल लो। आप कहते हैं विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ये मुझे निकालना है। ये बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज को उठा के मैं यहाँ वापस बना देता हूँ भाई, ऐसे। सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ये है O, ये है A और ये है B। हमने कहा ठीक है, ये विस्थापन है। विस्थापन हमेशा क्या होती है, एक सरल रेखा। हमने कहा चलो विस्थापन निकालते हैं। इसके लिए आपको 2 चीजें सीखनी है बच्चों, स्थिति सदिश और एक सीखनी है विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश और एक विस्थापन सदिश। आपने कहा ठीक है सीख लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। आप O पे बैठ जाओ और A बिंदु को देखो। आप O पे बैठ जाओ और A बिंदु को देखो। तो अगर आप O पे बैठ के A की स्थिति को बताओगे, O पर बैठकर A की स्थिति को देखोगे, तो इस लाइन को स्थिति सदिश बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे, स्थिति सदिश। जिस बिंदु पे बच्चों हम बैठते हैं उसको निर्देश बिंदु बोलते हैं। ये हम सदिश वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे यहाँ बताना पड़ेगा, इसके बताए बिना मैं ये टॉपिक नहीं करा सकता। जिस बिंदु पे बैठ के हम चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, स्थिति बताएंगे, उसको बोल लेंगे निर्देश बिंदु। आपने O पे बैठ के A को देखा, ऐसे O से A की तरफ ये तीर लगाएंगे, इसको सदिश बोलते हैं। ये जो तीर बना OA, क्या बना, OA के ऊपर तीर लगाएंगे तो हम समझ आ जाएंगे कि ये सदिश है। ये है स्थिति सदिश। क्या है ये, स्थिति सदिश, क्योंकि हमने स्थिति बताई है किसकी, A की। कहाँ बैठ के, O पर, तो ये है A का स्थिति सदिश। ऐसे ही मैं O पे बैठ के B की स्थिति बताऊंगा, ऐसे O पे बैठ के B की स्थिति बताऊंगा तो ये बनेगा OB। ये है B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश। आपने कहा ठीक है, लेकिन आप चले कहाँ से हैं, A, और पहुंचे कहाँ है B, तो A से B आपने विस्थापन किया। A से B क्या किया, विस्थापन। तो ये जो AB बनेगा बच्चों, इसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश हमें स्थिति बताता है, विस्थापन सदिश हमें विस्थापन सदिश बताता है, विस्थापन सदिश हमें विस्थापन बताता है। ठीक है। OA क्या है, स्थिति सदिश किसका, A का। OB क्या है, स्थिति सदिश है किसका, B का। लेकिन ये AB क्या है, ये है विस्थापन सदिश। ठीक है जी। जहां बैठ के देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, निर्देश बिंदु। अब हम यहाँ लगाएंगे त्रिभुज नियम। आप कहेंगे हमें तो त्रिभुज नियम पढ़ा ही नहीं हमने, तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब बिल्कुल समझ आ जाएगा, मुझ पर विश्वास करना। लेकिन अभी भी मैं आपको समझा दूंगा। किसी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, या ये कहिए 3 सदिश होते हैं। अगर मैं उन तीनों सदिश को या ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो उन तीनों का सम 0 होता है। मैं भुजाओं की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं सदिशों की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखो, यहाँ 3 सदिश हैं, 3 सदिश। मैंने कहा OA, ये त्रिभुज नियम है। क्या नियम है, ये त्रिभुज नियम। अगर आपने यहाँ भी देख लिया तो त्रिभुज नियम तो तुम्हें यही समझ आ जाएगा। आया कहाँ से, ये मैं बाद में बताऊंगा उसी चैप्टर में। त्रिभुज नियम ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों सदिश को क्रम में जोड़ दिया जाए, क्रम में,
अभी क्रम भी बताऊंगा क्या होता है। तो उनका योग 0 होता है, शून्य होता है। क्रम होता है ओ से ए जाओ, ए से बी जाओ और बी से ओ आ जाओ, तो हम कहते हैं क्रम में है। ओ से ए से बी और बी से ओ, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है 0। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को क्रम में जोड़ दिया जाए, सदिशों के रूप में जोड़ दिया जाए, तो उन तीनों का योग 0 होता है, शून्य सदिश होता है। क्या होता है? शून्य सदिश। अब आप जानते हैं ओ ए है मेरे पास ए बी भी है, लेकिन मेरे पास बी ओ ना हो के ओ बी है। और अभी मैं आपको समझाया कि अगर एक ओ से बी है, तो अगर मैं उल्टा कर दूंगा बी से ओ तो माइनस हो जाएगा, दिशा बदलने पे ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ बी ओ को ओ बी लिखूँ तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आ जाएगा 0। यहाँ से ये आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, इसको लिखेंगे ओ बी। ये आ गया है बच्चों हमारा तीनों का सम। लेकिन मैं क्या निकालने के लिए घूम रहा हूँ? मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? आप जानते हैं कि मैं विस्थापन निकालना चाहता हूँ, मतलब मुझे ए बी की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से ए बी निकाल लूँगा। यहाँ से जो ए बी आ जाएगा वो आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। क्या आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। देखो ध्यान से, ए से चले थे बी पे पहुँचे। ए है प्रारंभिक बिंदु, बी है अंतिम बिंदु। यहाँ पहले क्या आया है? अंतिम बिंदु, और ये प्रारंभिक बिंदु। इसका मतलब अगर आपको विस्थापन सदिश निकालना हो, क्या निकालना हो? विस्थापन सदिश। तो आप क्या करेंगे? देखेंगे प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। आप क्या करेंगे? अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से, ये ओ बी क्या है? ओ बी, बी का स्थिति सदिश, और बी यहाँ क्या है? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से किसको घटा देंगे? प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश को। तो आपके पास विस्थापन सदिश आ जाएगा। ये ए बी क्या है? विस्थापन सदिश है, ए से बी। ये क्या है? दोनों स्थिति सदिश हैं। अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। ए से चले बी पहुंचे। अगर मैं इसको बी ए लिखता, समझो ध्यान से, अगर मैं इसको बी ए लिखता तो बी से चल के कहाँ पहुंचते? ए पर। ये प्रारंभिक और ये अंतिम। फिर लिखते अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे हम लिखते। अगर यहाँ समझ आ गया तो बढ़िया बात है, वरना थोड़ा सा वेट करेंगे जब हम सदिश पढ़ेंगे, फिर तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश की, इतना भारी नहीं है कि आपको समझ ना आया। इसका मतलब आप ये समझिए यहाँ कि जो हमारा विस्थापन सदिश है वो 2 स्थिति सदिश का अंतर है। ये माइनस है, माइनस क्या होता है? अंतर। किसका अंतर? स्थिति सदिश का। हमारा जो विस्थापन सदिश है वो 2 स्थिति सदिश का अंतर है। लेकिन अब मुझे इसका मान चाहिए। ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला, सदिश रूप में निकाला। सदिश के पास 2 चीज़ें होती हैं, परिमाण और दिशा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ए बी का परिमाण निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? परिमाण। सदिश के पास 2 चीज़ें होती हैं, परिमाण, दिशा। परिमाण, दिशा। दिशा को छोड़ दो, बचा क्या? परिमाण। तो मैं इस ए बी के परिमाण की बात करना चाहता हूँ, और इसके परिमाण की बात करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये तब होता है बच्चों जब मेरे पास 2 वेक्टर होते हैं, 2 सदिश, ए सदिश और बी सदिश, और उनके बीच का कोण थीटा है। अगर मेरे पास 2 सदिश हैं, ए सदिश, बी सदिश, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो अगर मुझे उनको जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने ए और बी को, जोड़ दिया, और मुझे उनके जोड़ का, योग का परिमाण निकालना है। मेरे पास, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, अगले चैप्टर में इसको पढ़ना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पहले यूज करना पड़ा, इसलिए मुश्किल है। मेरे पास 2 सदिश हैं, ए सदिश, बी सदिश, इनके बीच का कोण थीटा है। मुझे दोनों को जोड़ना है, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें इनका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण। तो उस परिमाण को लिखते हैं आर, और फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ऐसे ही मेरे पास 2 सदिश हैं, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, लेकिन मुझे इनको जोड़ना नहीं है, घटाना है। अगर घटाने की बात आती है तो बच्चों यहाँ जाता है माइनस, ठीक है, और मुझे इनका परिमाण निकालना है, मतलब ए बी का परिमाण निकालना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आर की जगह ए बी। इस फॉर्मूले में आर की जगह क्या आएगा? ए बी। ए की जगह आएगा ओ ए, पहले ओ ए है तो ये ओ ए का स्क्वायर
बी की जगह ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ओ ए, बी की जगह ओ बी, और दोनों के बीच का कोण थीटा। ये एंगल कितना था, यहाँ बनाया था मैंने अभी, कितना था, थीटा। मुझे बताओ ये ओ ए कितना है। अरे मैंने वो डायग्राम हटा दिया, तो आप ध्यान से देखो, ये ओ ए है, ओ ए, ये ओ बी है। क्या ये त्रिज्या है, मतलब ओ ए का मान कितना है, आर, तो यह जाएगा आर स्क्वायर त्रिज्या। ओ बी भी त्रिज्या है, आर स्क्वायर। ओ ए कितना, आर, ओ बी कितना, आर, और ये आ गया थीटा। यहाँ से मैं कहूँगा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर कोस थीटा। कॉमन आ गया है बच्चों 2r स्क्वायर, यहाँ बचा 1 माइनस कोस थीटा। और जब मैथ्स में कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पता चल रही है तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे। आप पढ़ोगे एक फॉर्मूला कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। मैथ्स वाले तो इसको 11th क्लास में पढ़ लेंगे, बायो वाले कभी नहीं पढ़ेंगे, तो इसको यहीं लिख ले, यहीं से याद करना पड़ेगा। कोस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा तो ए बी का मान आया 2r स्क्वायर, 1 माइनस, ये माइनस इस 1 को कर देगा 1, माइनस 1 माइनस को कर देगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। 1 से गया 1, ये बचा 2 गुणा 2 4, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। 4 का अंडर रूट होता है बच्चों 2, आर स्क्वायर का हो जाएगा आर, ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर तो बचेगा कोस, सॉरी ये साइन है बेटा, मैंने कोस लिख दिया गलती से, साइन स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ आएगा साइन थीटा बटे 2। मतलब हमारा जो विस्थापन है वो कितना होगा, 2r साइन थीटा बटे 2। जल्दी से मैं एक बात बताता हूँ कि यूज कैसे करना है इसको। आपने कहा एक वृत्त है, केंद्र ये है, ए से चल के बी पे पहुँचे और वस्तु ने कितना एंगल घूमा, थीटा। तो अगर मुझे ए बी की दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। तो यहाँ कोण लिख लेंगे थीटा, किसमें, रेडियन में, और त्रिज्या जाएगी आर। ये तो दूरी है, लेकिन जब मुझे विस्थापन निकालना तो विस्थापन के लिए फॉर्मूला लगेगा 2r साइन थीटा बटे 2, 2r साइन थीटा बटे 2, जहाँ r त्रिज्या है और थीटा आप चाहे रेडियन में लिखो चाहे यहाँ डिग्री में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान रखना दूरी निकालते हुए कोण किस में रखना है, रेडियन में, लेकिन विस्थापन में आप कैसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो अपने दिमाग में डालना कि हम इसको एक बार तब पढ़ेंगे जब हम सदिश पढ़ लेंगे, और फिलहाल के लिए आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेंगे क्या। इसका एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ और फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे आज की। हमने कहा कि एक वृत्त है, ए से चला कोई व्यक्ति, बी पहुंचा और कोण घुमा 60 डिग्री। त्रिज्या है बच्चों हमारी, मान लेते हैं कितनी मानो, कुछ 7 मीटर ही मान लेता हूँ, 7 मीटर। हमसे कहा कि ए से बी तक की दूरी निकाल लो। अब नहीं पता है बच्चों हमें कि ये पूरा चक्कर है आधा चक्कर, पूरा चक्कर होता तो 2πr कर देते, आधा होता तो आधा कर देते, लेकिन हमें पता ही नहीं है। इसके लिए लगाना है थीटा, किसमें, रेडियन में, और त्रिज्या। लेकिन थीटा तो किसमें है, डिग्री में, डिग्री को बदलना है रेडियन में, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। आर कितना है 7, 60 से गया 180 3 बार, तो आ जाएगा 7 पाई बाय 3। अब यहाँ पाई की वैल्यू डाल देना, चाहे आप 22/7 करके जो भी आएगा वो आ जाएगा दूरी मीटर में। लेकिन जब निकालना है विस्थापन, तो विस्थापन के लिए फॉर्मूला लगेगा 2r साइन थीटा बटे 2। r का मान है 7 और बेटा थीटा कितना है 60, 60/2 30 डिग्री, 7 दूनी 14, साइन 30 1/2, 2 से गया 14, 7 मीटर इसका आंसर आ गया। मतलब ये आ गया विस्थापन। आप इन दोनों फॉर्मूला को पूरे सर्कल के लिए जो हमने 3 केस किए हैं, पूरा चक्कर, आधा चक्कर, 1/4 चक्कर, उनके लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं पूरे चक्कर की बात करूं, पूरे चक्कर में जो थीटा होता है, ये पूरा चक्कर, जब एक पूरा चक्कर घूमते हैं 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब होता है बच्चों 2π रेडियन। कितना, 2π रेडियन। तो दूरी कितनी आएगी बताना, पूरे एक चक्कर में दूरी आएगी कितनी, थीटा कितना है, थीटा
2 पाई। रेडियस मान लेते हैं 7 मीटर, हमने 7 मीटर से में क्वेश्चन किए थे। पाई का मान 22/7, 7 से गया 7, यह आ गया 44 मीटर। आप चेक करोगे तो यही आंसर हमारा आया था 2 पाई आर से, और यही यहाँ से देखो, ये ध्यान से देखोगे तो 2 पाई आर ही तो बन रहा है। विस्थापन निकाल लो, विस्थापन कितना आया था, 0 आया था उसमें पूरे चक्कर में, वहीं से चल के वापस वहीं पहुँचे यहाँ, तो आ जाएगा 2r साइन थीटा कितना 360/2, थीटा/2, यह आ जाएगा r का मान 7, साइन 180, साइन 180 का मान होता है बच्चों 0। अब आप कहोगे कैसे, तो बेटा याद करने पड़ेंगे, याद जाएगा। तरीका भी होता है, मैं सिखा दूंगा किसी दिन, अगर अलग से वीडियो बनानी पड़ी इसके लिए बना लेंगे। तो हमारा विस्थापन कितना आ गया, शून्य विस्थापन आ गया। तो यहाँ से आज हमने बच्चों ख़त्म किया अपना अच्छे से डिटेल में पढ़ के कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से दूरी और विस्थापन कैसे निकाला जाए। आपका होमवर्क ये है कि आप एक आधे चक्कर के लिए इन 2 फॉर्मूलों को लगा के दूरी भी निकालना, विस्थापन भी। पूरे चक्कर में एंगल है 360 डिग्री, आधे में होगा 180 डिग्री, जिसको बोलेंगे पाई रेडियन। इन दोनों में रख के करना और मुझे बताना या देखना खुद कि हमने जो भी अब फॉर्मूला से किए थे क्या आंसर सेम आ रहे हैं। दूसरा होमवर्क ये है कि 1/4 हिस्से के लिए करना। 1/4 हिस्से का एंगल होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है पाई/2 रेडियन। यहाँ से करके मुझे बताना क्या मेरे आंसर सेम आ रहे हैं क्या। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे बच्चों, कल मिलेंगे नई वीडियो में। और कल नए वीडियो में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे गति और वेग की, उसको भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।